जरा सोचो, अगर एक दिन तुम्हारे हाथ लग जाए समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ सदियों पुराना खजाना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक रिटायर्ड ब्रिटिश नेवी सेलर को देखते हैं जो कभी समंदर की गहराइयों का बादशाह हुआ करता था। आज बेरोजगार और अकेला बैठा है। उसका नाम है रॉबिन्सन, वो आदमी जिसने अपनी जिंदगी का हर पल समंदर को समर्पित कर दिया। पर अब वही समंदर उसे पुकार रहा है, एक ऐसे मिशन के लिए जो उसे या तो बर्बादी देगा या अनगिनत दौलत। रॉबिन्सन पहले एक ब्रिटिश कंपनी में काम करता था। कंपनी का काम था डूबे जहाजों को ढूंढना और उनके रहस्य उजागर करना। वो वहाँ सबमरीन डिपार्टमेंट का हेड था, यानी समंदर के नीचे की दुनिया का उस्ताद। पर वक्त बदल गया, नई मशीनें आ गईं, टेक्नोलॉजी ने इंसानों की जगह ले ली और रॉबिन्सन को निकाल दिया गया। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। न नौकरी, न परिवार, न उम्मीद। बीबी उसे छोड़ चुकी थी, बेटा किसी और के साथ बड़ा हो रहा था और रॉबिन्सन के पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसका अनुभव और उसके दो पुराने दोस्त ब्लेकी और क्लास्टन। तीनों एक दिन एक पुराने कैफे में मिले, कॉफी के साथ बीते दिनों की कहानियाँ और भविष्य की चिंता। हर किसी के पास अपना एक दर्द था, पर एक बात सब में समान थी, पैसों की जरूरत। तभी बातचीत के बीच ब्लेकी ने एक राज खोला, एक ऐसा राज जिसे उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। वो बोला, कंपनी ने हमें निकाला जरूर है, लेकिन उनके पास एक अधूरा मिशन बचा हुआ है। फिर उसने एक फाइल रॉबिन्सन के सामने रखी। उस फाइल में ब्लैक सी की गहराई वाले नक्शे थे और एक शब्द बार बार लिखा था, नाजी यू बोट 1941। अब सुनो असली कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया आग में झुलस रही थी, रसिया ने जर्मनी के साथ एक गुप्त सौदा किया था। उस सौदे के तहत रसिया ने लगभग 2 टन सोना जर्मनी को देने का वादा किया था। कहा जाता है कि यह सोना एक खास पनडुब्बी में लादा गया था जो हिटलर के लिए जा रही थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह पनडुब्बी ब्लैक सी की गहराइयों में गायब हो गई। सालों बीत गए, पर वो सबमरीन आज भी वहीं छिपी है। कहते हैं उसके आसपास का पानी आज भी अजीब तरीके से ठंडा रहता है और जो भी वहाँ गोता लगाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अब रॉबिन्सन के सामने मौका था जिंदगी में आखिरी बार कुछ बड़ा करने का। पर दिक्कत ये थी कि जिस जगह वो सबमरीन छिपी थी वो इलाका अब रसिया और जॉर्जिया की सीमा के बीच था। ब्लैक सी के उस खजाने की खबर जैसे ही फैली, रसिया और जॉर्जिया के बीच माहौल अचानक गर्म हो गया। दोनों देश उस सोने पर अपना हक जताने लगे और कुछ ही दिनों में मामला युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच गया। जहां पहले लहरों की शांति थी, अब वहां नेवी के जहाज गश्त करने लगे। राजनीतिक तनाव बढ़ गया और दोनों देशों ने उस जगह को नो गो घोषित कर दिया, यानी अब कोई भी वहां नहीं जा सकता था। न रिसर्च टीम, न प्राइवेट कंपनी, कोई नहीं। लेकिन दुनिया की हर कहानी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नियमों से नहीं, अपने जुनून और लालच से चलते हैं। ऐसी ही एक प्राइवेट कंपनी ने तय किया, सरकार रोकेगी तो रुक जाएं, हम चुपके से उस जहाज तक पहुंचेंगे और सोना निकाल लेंगे। पर इस मिशन के पीछे एक छुपा हुआ राज था जो फिल्म के आखिरी पल तक किसी को नहीं पता चलेगा। रॉबिन्सन और उसके दोस्तों को जब यह खबर लगी तो उनके अंदर फिर से एक चिंगारी जल उठी। उन्होंने ठान लिया, जिस कंपनी ने उन्हें बेइज्जत करके निकाला था उससे पहले वो खुद उस सोने तक पहुँचेंगे। एक ऐसा सोना जो उन्हें हमेशा के लिए अमीर बना देगा। पर एक बड़ी मुश्किल थी, इस मिशन के लिए भारी फंड चाहिए था। सबमरीन, ईंधन, उपकरण, सुरक्षा और टीम, सबका खर्चा लाखों डॉलर में था। तभी क्लास्टर ने एक बिजनेसमैन का नाम सुझाया जिससे वो पहले काम के दौरान मिला था। वो आदमी था चालाक मगर बहुत अमीर। जब उससे $1 मिलियन गोल्ड की बात बताई गई तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो बोला, मैं फंड दूंगा लेकिन मेरा हिस्सा 40% होगा और अगर सोना 2 टन से ज्यादा निकला तो एक्स्ट्रा 20% भी मेरा। पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए रॉबिन्सन और ब्लेकी ने शर्त मान ली। डील पक्की हो गई और उसी दिन से ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड शुरू हुआ। रॉबिन्सन ने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 12 लोगों की एक एक्सपर्ट टीम बनाई, इंजीनियर, ड्राइवर, टेक्नीशियन और 4 रशियन सदस्य भी। क्योंकि मिशन का इलाका रसिया और जॉर्जिया की सीमा में था तो खतरे के वक्त वही रशियन उनकी ढाल बन सकते थे। कई दिन तक सबने तैयारी की, नक्शे, डाइविंग सूट, ऑक्सीजन टैंक, भोजन, दवाइयाँ, हर चीज का बारीकी से इंतजाम हुआ। लेकिन तभी किस्मत ने एक और झटका दिया। क्लास्टन, जो इस मिशन का अहम हिस्सा था, डिप्रेशन में चला गया और एक रात उसने अपनी जान ले ली। उसकी मौत ने टीम को तोड़ दिया, पर रॉबिन्सन ने हार नहीं मानी। क्लास्टन का एक पुराना दोस्त टोबिन सामने आया। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और पैसों की बेहद जरूरी थी। रॉबिन्सन ने उसे टीम में शामिल कर लिया। कई हफ्तों की तैयारी के बाद वो दिन आ गया। सारा सामान एक बंदरगाह पर लाया गया जहां उनके इंतजार में एक पुरानी सबमरीन खड़ी थी। वो सबमरीन इन्वेस्टर के असिस्टेंट डेनियल ने दिलाई थी, पर जैसे ही रॉबिन्सन ने उसे देखा उसकी आंखों में हैरानी थी। वो सबमरीन बाहर से इतनी पुरानी थी कि लगता था
जैसे किसी म्यूजियम से निकालकर लाई गई हो। पर जब वो अंदर गए तो सब दंग रह गए। अंदर का कंट्रोल सिस्टम अब भी चालू था। गहराई में उतरने की ताकत उसमें बाकी थी। रॉबिन्सन ने सभी को उनकी जिम्मेदारी समझा दी। कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हर इंस्ट्रूमेंट चेक हुआ, हर वाल्व घुमाया गया, हर स्क्रू कसकर देखा गया। पर तभी उन्हें एक अजीब चीज नजर आई। इतने बड़े जहाज में सिर्फ 3 लाइफ जैकेट थीं, जबकि टीम में 12 लोग थे। रॉबिन्सन ने कुछ नहीं कहा। उसने उन जैकेट को छुपा दिया। शायद वो जानता था कि यह मिशन सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। टीम ने खाना, पानी, मेडिकल किट्स और डाइविंग सूट लादे। सभी तैयार थे। पर एक और बड़ी समस्या थी। पूरे जहाज में सिर्फ एक ही रेडियो था और ब्लैक सी की सीमा के पास रेडियो चालू करने का मतलब रशियन नेवी के रडार पर पकड़े जाना। रॉबिन्सन ने सख्त आदेश दिया, जब तक मैं न कहूँ कोई रेडियो नहीं छुएगा। एक सिग्नल और हमारी मौत पक्की। समुद्र में उतरने से पहले रॉबिन्सन ने सबको एक आखिरी बार साथ बुलाया। वो बोला, नीचे हमारी मंजिल है, 2 टन सोना जो हमेशा के लिए बदल देगा। हर किसी की आंखों में चमक थी। $1 मिलियन का वो खजाना उन्हें जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकता था। अब कोई किराए का घर या कर्ज का बोझ नहीं, बस सोना और नई शुरुआत। सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी रॉबिन्सन ने बताया कि इस मिशन का 40% हिस्सा बिजनेसमैन का होगा। कमरा अचानक शांत हो गया। खुशी की जगह अब बेचैनी थी। कई लोगों के चेहरों से साफ झलक रहा था, उन्हें ये सौदा मंजूर नहीं। तभी डेनियल, जो उस इन्वेस्टर का असिस्टेंट था, रॉबिन्सन के पास आया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, पैसों की लालच इंसान को अंधा बना देती है। अगर किसी को लगे कि एक मौत से उसका हिस्सा बढ़ जाएगा तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। रॉबिन्सन ने उसकी बात सुनी, लेकिन नजरें फेर ली। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने ऑर्डर दिया, इंजन चालू करो, हम नीचे जा रहे हैं। धीरे धीरे सबमरीन समंदर की गहराइयों में उतरने लगी। चारों तरफ बस नीला अंधेरा था और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट जो हर दिल की धड़कन से टकरा रही थी। पर डेनियल की बात कुछ ही देर में सच साबित हो गई। किचन सेक्शन में लिव चोंको, जो एक रशियन कुरु था, ब्रिटिश सदस्य फ्रेजर से किसी बात पर उलझ पड़ा। शब्दों की बहस ने जल्द ही गुस्से का रूप ले लिया। वहीं इंजन सेक्शन में टोबिन और जायद शेख के बीच भी झगड़ा हो गया। किसी ने किसी को धक्का दिया, किसी ने गाली, और देखते ही देखते पूरा जहाज गूंज उठा। जब ये खबर रॉबिन्सन तक पहुंची तो वो गुस्से में वहां पहुंचा और चिल्लाया, बस करो, अगर हम एक नहीं हुए तो समंदर हम सबको निगल जाएगा। उसने सबको समझाया, ये लड़ाई पैसों की नहीं, जिंदगी की है। अगर सब एक टीम की तरह नहीं चले तो सोना तो क्या, सतह तक लौटना भी मुश्किल होगा। काफी मशक्कत के बाद हालात काबू में आए। सबने काम दोबारा शुरू किया, लेकिन माहौल अब भी तनाव भरा था। कई घंटे बाद सबमरीन रशियन वाटर्स के करीब पहुंची। सब सिस्टम सामान्य चल रहे थे। तभी बाबा नाम का टेक्नीशियन घबराया हुआ रॉबिन्सन के पास आया। उसने कहा, एक रशियन वारशिप हमारी तरफ बढ़ रहा है। सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। रॉबिन्सन ने तुरंत आदेश दिया, इंजन बंद करो, सारी लाइट्स ऑफ। अगले ही पल सबमरीन में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर खड़ा था। ऊपर से वारशिप की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अगर उसने जरा से भी हलचल महसूस की तो मिनटों में मिसाइलें बरस जाएंगी। मिनट घंटे जैसे लग रहे थे, पर आखिर किस्मत साथ दिया। वारशिप ने कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं किया और धीरे धीरे अपनी दिशा बदलकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो दूर हुआ, रॉबिन्सन ने राहत की सांस ली। इंजन दोबारा चालू हुआ और सबमरीन फिर से ब्लैक सी की ओर बढ़ने लगी। कई मील पार करने के बाद वो आखिरकार ब्लैक सी की सीमा में पहुंच गए। पर नीचे का माहौल अब और ज्यादा भारी था। थकान, डर और लालच सब एक साथ घुल चुके थे। एक छोटी सी बात ने फिर झगड़े की आग भड़का दी। रशियन और ब्रिटिश क्रू मेंबर के बीच किसी बेवकूफी भरी शर्त और टिकट गेम को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। किसी ने बोला, देखते हैं किसने जीता, और रिजल्ट जानने के लिए उन्होंने रेडियो चालू कर दिया। जैसे ही रॉबिन्सन ने रेडियो ऑन की आवाज सुनी, वो तमतमाता हुआ वहाँ पहुँचा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ब्लैक सी में रेडियो चालू करना मतलब मौत बुलाना है। रशिया ने भी एक सिग्नल से ही हमें पकड़ लेगी। उसने झपट कर रेडियो उठाया और जोर से तोड़ दिया। टूटे हुए रेडियो के टुकड़े जमीन पर गिरे और सबमरीन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर रॉबिन्सन ने ठंडी आवाज में कहा, अब जो यहाँ रहेगा वो एक टीम की तरह चलेगा। जो बराबर हिस्से पर भरोसा नहीं करता वो यहीं से मिशन छोड़ सकता है। इंजन रूम में भयानक तनाव था। रॉबिन्सन की बात से दोनों ग्रुप, ब्रिटिश और रशियन, पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ थे। अब बस एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी और वो भी जल्दी भड़क उठी। टोबिन से इंजन रूम में जरा सी गलती हो गई, ब्लेकी भड़क उठा, तुमसे एक ढंग का काम भी नहीं होता। टोबिन शर्मिंदा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ब्रिटिश क्रू का सदस्य फ्रेजर की तरफ से बोल पड़ा, उससे ऐसे बात मत करो। रॉबिन्सन का डर सच होता दिख रहा था। शब्दों की लड़ाई धक्की मुक्की में बदली और पलक झपकते ही फ्रेजर ने गुस्से में चाकू निकाल लिया। एक ही बार में ब्लेकी जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी जान चली गई। कुछ पल के लिए सबमरीन में सन्नाटा था।
फिर एक धमाका हुआ जो सब कुछ हिला गया। धुएं और आग के बीच सबमरीन झटके खाने लगी और कुछ ही मिनटों में वे समुद्र की गहरी खाई में जा गिरी, जहां पहुंचना इंसानों के बस की बात नहीं थी। करीब 18 घंटे के बाद रॉबिन्सन की आंखें खुली। उसके सिर में चोट थी, चारों तरफ टूटी पाइप्स और पानी टपकने की आवाजें। सबमरीन अब उसके कंट्रोल से बाहर थी। 2 क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे, बाकी बचे लोग अब 2 गुटों में बढ़ चुके थे। ब्रिटिश वर्सेस रशियन। रशियंस ब्लेकी की मौत के गुस्से में थे और ब्रिटिश अपने बचाव में बाकी का सारा खाना अपने पास रख चुके थे। जवाब में रशियन ने पानी और सप्लाई पर कब्जा कर लिया। थोड़ी थोड़ी चोटें, थकान और शक ने माहौल को जहरीला बना दिया था। रॉबिन्सन ने तय किया, अब वक्त है बात करने का। उसने रशियन क्रू मेंबर मुरजाब से मुलाकात की। सुनो, अगर हमने एक दूसरे से लड़ाई की तो ये समंदर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं मिशन पूरा करने के लिए। मुरजाब ने गहरी सांस ली। वो जानता था अब झगड़ा नहीं, एकजुटता ही उनका आखिरी सहारा है। और जैसे किस्मत को भी यही मंजूर था, वो ब्लास्ट जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था उन्हें सीधा वहाँ ले आया था जहाँ उन्हें पहुँचना था। ब्लैक सी का वो रहस्यमयी इलाका जहाँ दशकों पहले डूबी थी एक जर्मन सबमरीन, सोने से लदी हुई। बस अब उसे ढूंढना बाकी था, लेकिन सोनार सिस्टम ब्लास्ट में खराब हो चुका था। ऐसे में टेक्नीशियन बाबा आगे आया और बोला, मेरे पास एक तरीका है लेकिन पुराना। उसने सबमरीन की दीवार पर हथेली से जोरदार चोट मारी। हर आवाज पानी में तरंग भेजती और वो ध्यान से उनकी गूंज सुनता। कई मिनटों तक सन्नाटा और हल्की सी गूंज चलती रही। फिर बाबा बोला, लगभग 100 मीटर दूर कुछ बड़ा है। रॉबिन्सन ने टीम तैयार की। टोबिन, फ्रेजर और पीटर को डाइविंग सूट पहनने का आदेश मिला। तीनों ने भारी सूट पहने, हेलमेट लगाए और धीरे धीरे सबमरीन से बाहर निकले। पानी में सब कुछ नीला, ठंडा और डरावना था। तीनों लाइट्स जलाए करीब 150 मीटर आगे बढ़े। फ्रेजर ने हाथ उठाकर इशारा किया। उनके सामने एक रेत की ऊंची पहाड़ी थी, जैसे किसी ने समंदर के नीचे टीला बना दिया हो। हम किसी सबमरीन पर नहीं, रेत पर खड़े हैं। तीनों के चेहरों पर निराशा उतर आई। इतना सफर, इतनी मौतें और शायद अब सब बेकार। लेकिन तभी टोबिन झुका। उसने रेत का थोड़ा हिस्सा हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गई। रेत के नीचे लोहे की दीवार पर उभरा हुआ था नाजी जर्मनी का चिन्ह। ये रही वो सबमरीन। कम्युनिकेशन से जैसे ही ये खबर बाकी सब तक पहुंची, हर चेहरे पर फिर से आशा की चमक लौट आई। सोने का खजाना अब बस कुछ कदम दूर था। टोबिन, फ्रेजर और पीटर अंदर घुसे। जगह पर सन्नाटा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी दीवारों से टकरा रही थी। हर कोने में हिटलर के सैनिकों की चीजें बिखरी पड़ी थी। फटे यूनिफॉर्म, हथियार और दीवार पर टंगी हिटलर की तस्वीर। कुछ दूर पर सूखे हुए कंकाल, जैसे वक्त ने उन्हें कैद कर दिया हो। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा चमक रही थी एक और चीज, सोना। सामने पड़े थे दर्जनों सुनहरे गोल्ड्स बार जो मंद रोशनी में चमक रहे थे, जैसे समंदर खुद उन पर पहरा दे रहा हो। फ्रेजर बोला, मिशन पूरा हो गया, यही है वो खजाना। तीनों ने गोल्ड बार्स को एक बड़ी ट्राली में भरना शुरू किया। हर बार का वजन ऐसा था जैसे उसके सीने पर रखा हो। फिर भी उन्होंने ठान लिया, किसी भी हालात में इसे बाहर ले जाएंगे। लेकिन समंदर की तलहटी नरम थी, ट्राली खिसक नहीं रही थी। तीनों ने पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे ट्राली को सबमरीन की तरफ धकेलते रहे। इंजन की गूंज अब दूर से सुनाई दे रही थी। बस कुछ मीटर और तभी हादसा हो गया। ट्राली का एक पहिया रेत में फंसा। वो बेकाबू होकर एक गहरी खाई के किनारे जा पहुंची। कुछ गोल्ड बार्स फिसलकर नीचे गिर गए। पीटर चिल्लाया, मैं लाता हूँ। किसी ने रोका नहीं। वो सीधा उस खाई में उतर गया। नीचे अंधेरा था, पानी का दबाव बढ़ रहा था और अगले ही पल उसकी आवाज गायब हो गई। फ्रेजर चीखा, पीटर! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीटर हमेशा के लिए उस गहरी खाई में खो गया। फ्रेजर और टोबिन किसी तरह बाकी गोल्ड बार लेकर सबमरीन तक लौट आए। सामान उम्मीद से ज्यादा था, पर दिलों पर पीटर की मौत का बोझ और भी ज्यादा भारी। और सबको एक ही बात सता रही थी, कैसे निकला जाए। 3 लोग मर चुके थे। जहाज चलाने के लिए 9 लोगों की जरूरत थी, पर बचे सिर्फ 6। रॉबिन्सन ने डेनियल से मदद मांगी। पहले तो वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मदद करूंगा, लेकिन एक सच बताना है। रॉबिन्सन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डेनियल ने गहरी सांस ली और कहा, इस मिशन के पीछे जो कंपनी है वो कोई इन्वेस्टर नहीं है, एक साजिश है। अगोरा कंपनी ने तुम्हें फंसाया है। रॉबिन्सन सन्न रह गया। क्या मतलब? किसी बिजनेसमैन ने एक भी डॉलर नहीं दिया, सब झूठ था। असल में अगोरा कंपनी ने जॉर्जिया के साथ डील की थी। गोल्ड निकलवाओ और फिर पूरी टीम को खत्म कर दो। रॉबिन्सन का चेहरा सफेद पड़ गया। डेनियल ने आगे कहा, और सबसे बड़ा झूठ, तुम्हारा दोस्त क्लास्टन वो जिंदा है, उसी ने ये सब कराया। उसे इस काम के बदले लाखों डॉलर मिले। कमरे में सन्नाटा छा गया। रॉबिन्सन की सांसें तेज हो गई। जिस मिशन को उसने जिंदगी का सपना समझा था, वो दरअसल उसकी मौत की स्क्रिप्ट थी। जब उसने ये बात बाकी क्रू को बताई तो सब गुस्सा डेनियल पर फूट पड़ा। ये झूठ बोल रहा है,
इसने हमें फंसाया है। हथियार निकाले जा चुके थे और सबमरीन के अंदर फिर से वही आग जल उठी जो शायद अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब बाकी गुरु डेनियल पर टूटने वाले थे, रॉबिन्सन ने दहाड़ लगाई, अगर हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए तो ये सारा सफर, सारा सोना बेकार हो जाएगा। उसकी आवाज सबमरीन की दीवारों से गूंज उठी। हमने अपनी जान दांव पर लगाई ताकि जिंदगी बेहतर हो सके, और अब जब हम मंजिल के इतने करीब हैं, हार मान ले, खुद को मरने दें। धीरे धीरे सबकी सांसें थमी, गुस्सा कम हुआ। रॉबिन्सन ने सबको शांत होकर बैठने का इशारा किया, फिर बोला, हम अब इस सोने के साथ टर्की जाएंगे। वहाँ मेरी एक सुरक्षित जगह है। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। वो रास्ता उथला पत्थरों से भरा और बेहद खतरनाक था। एक छोटी सी गलती मतलब सीधा मौत का दरवाजा। डेनियल और फ्रेजर ने विरोध किया, ये आत्महत्या है, पर रॉबिन्सन का जवाब ठंडा और अटल था। कप्तान के आदेश पर सवाल नहीं उठाए जाते। फिर उसने आदेश दिया, डेनियल, फ्रेजर और इंजन सेक्शन के जायद एक साथ काम करें ताकि इंजन संभला रहे। लेकिन जब रॉबिन्सन वहाँ से गया, डेनियल ने फिर से जहर घोलना शुरू किया। वे धीरे धीरे बोला, अगर कुछ लोग मर जाएं तो शायद हम बच सकते हैं। रॉबिन्सन हमें इस कब्र में दफना देगा। फ्रेजर ने हैरान होकर कहा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। डेनियल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में साजिश थी। वो जानता था टूटे हुए हालात में बस एक चिंगारी चाहिए थी। इस बीच रॉबिन्सन का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, गोल्ड और मंजिल। वो बोला, किसी भी हाल में हम बाहर निकलेंगे, चाहे पहाड़ों से टकराना ही क्यों न पड़े। सबमरीन टर्की की दिशा में आगे बढ़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे समुद्री पहाड़ थे। बीच में बस एक सकरा रास्ता जिससे गुजरना आत्महत्या था। फ्रेजर ने चिल्लाकर कहा, हम फंस जाएंगे, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। रॉबिन्सन ने उसकी आंखों में देखा, बंदूक उठाई और कहा, वापस काम पर जाओ, कप्तान का आदेश है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब कोई बोल नहीं सकता था। रॉबिन्सन ने सबमरीन को पहाड़ों के बीच मोड़ दिया। कंट्रोल टाइट था, इंजन की आवाज भारी, हर कोई सांसें रोककर बैठा था। लेकिन इंजन रूम में हालात बिगड़ चुके थे। रॉबिन्सन की जिद से गुस्से में फ्रेजर डेनियल के उकसावे में आ गया, उसे खत्म कर दो, तभी हम जिंदा रहेंगे। और अगले ही पल फ्रेजर ने गुस्से में जायद पर हमला कर दिया। एक बार और सब खत्म। इसी के साथ सबमरीन की किस्मत भी बदल गई। इंजन का संतुलन बिगड़ गया, सिस्टम ओवरलोड हुआ और फिर भयानक टक्कर। सबमरीन जोर से पहाड़ से जा टकराई। लाइट्स बुझ गईं, अलार्म बज उठा। एक झटके से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर एक और ब्लास्ट। समुद्र की गहराई ने उन्हें अपने आगोश में खींच लिया। सबमरीन नीचे गिरती चली गई। चारों तरफ अंधेरा और पानी की गर्जना थी। दीवारों में दरारें पड़ गई, ठंडा पानी अंदर घुसने लगा। रॉबिन्सन और बाकी बचे क्रू घबराकर लीक सील करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी एक और जोरदार झटका और दीवार पूरी तरह टूट गई। पानी बाढ़ की तरह अंदर घुसा, लाइट्स बुझ गई, आवाजें डूब गई और तेज टक्कर से टोबिन बेहोश होकर गिर पड़ा। रॉबिन्सन और मुरजाब किसी तरह बेहोश पड़े टोबिन को पकड़कर कंट्रोल सेंटर तक खींच लाते हैं। चारों तरफ से पानी की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जैसे समुद्र खुद सब कुछ निगलना चाहता हो। दरारों से पानी अब और भी तेजी से अंदर घुसने लगा था। घबराए हुए डेनियल ने अपनी जान बचाने के लिए इंजन रूम का मेन गेट बंद कर दिया और खुद किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन बाकी लोग वहीं अंदर फंस गए, पानी में मौत के जाल में। वो सांस रोककर जिंदा रहने की कोशिश करता है, मगर कुछ सेकंड बाद ही उसका दम टूट जाता है। तभी दबाव इतना बढ़ गया कि इंजन रूम का गेट भी फट गया और पानी उफनते हुए हर ओर फैल गया। डेनियल अगले गेट तक भागा, लेकिन उसकी बेल्ट गेट में फंस गई। उसने मुरजाब से चिल्लाकर मदद मांगी, कृपया मुझे बचा लो, मगर मुरजाब अब सब समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि डेनियल ही उसके साथियों की मौत का असली जिम्मेदार है। उसने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, कंट्रोल रूम का गेट धीरे धीरे बंद कर दिया। डेनियल की चीखें कुछ ही पलों में समुद्र के शोर में गुम हो गई। दूसरी तरफ रॉबिन्सन ने कोशिश कर टोबिन को आखिरकार होश मिला दिया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, रॉबिन्सन, मुरजाब और टोबिन। रॉबिन्सन को अचानक याद आया वो 3 लाइफ जैकेट। उसने उन्हें बाहर निकाला और सबको पहनने को कहा। उन्हें देखकर मुरजाब का गुस्सा फूट पड़ा, हमसे पहले तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अब सब कुछ साफ था, असली खेल एगोरा कंपनी का था, न कि रॉबिन्सन का। रॉबिन्सन ने दोनों को जैकेट पहनाई और कहा, तुम दोनों एस्केप पॉड में जाओ, ऊपर निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। टोबिन घबरा कर पूछा, लेकिन बाहर कैसे निकलोगे? लीवर तो यही है। रॉबिन्सन हल्की मुस्कान के साथ बोला, पॉड में एक इमरजेंसी लीवर है, बस उसे खींच देना। दोनों उस पर भरोसा करते हुए पॉड में चले गए।
रॉबिन्सन ने लीवर खींचा और पॉड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। टोबिन और मोरजाब ऊपर की ओर बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था रॉबिन्सन ने झूठ कहा था। उस पुराने मॉडल के पॉड में कोई इमरजेंसी लीवर था ही नहीं। रॉबिन्सन जानता था कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। उसकी फैमिली पहले ही उसे छोड़ चुकी थी और अब उसे जीने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने आखिरी बार कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर अपनी टीम की तस्वीर देखी और आंखें बंद कर ली। पानी धीरे धीरे उसके चारों ओर भर गया, हर सांस भारी पड़ने लगी और एक शांत मुस्कान के साथ रॉबिन्सन समुद्र की गहराइयों में खो गया। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर एक लाइफ जैकेट तैरकर ऊपर आई। टोबिन और मोरजाब ने उसे देखा। उन्हें उम्मीद जागी कि शायद रॉबिन्सन जिंदा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वो जैकेट सोने की ईंटों से भरी थी। रॉबिन्सन अपनी जान तो खो बैठा, लेकिन अपने साथियों के लिए खजाना बचा गया। और वहीं पर उस ब्लैक सी की गहराइयों में एक कैप्टन अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी करके हमेशा के लिए सो गया। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।